हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सीईटी स्नातक भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 17 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 18 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको एसआई पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब की बार सीईटी आपको आराध्या एकेडमी के साथ में देनी है और अगर आपने पिछले 17 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सीईटी स्नातक स्तर मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछले 17 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। परीक्षा में जाने से पहले सारे के सारे मॉडल पेपरों का आपको टेस्ट देकर जाना है और अपना भविष्य सुरक्षित करना है, क्योंकि काफी सारी परीक्षाएं हैं वो दोस्तों इसी परीक्षा के ऊपर निर्भर करेगी। आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। इसमें देखिए, रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों, ये बैठक आयोजित की गई कहां पर? तो ये उलान बटार में ये बैठक आयोजित की गई। 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की ये रक्षा पर बैठक थी और ये उलान बटार यहाँ पर ये आयोजित की गई। और ये कहां पर है उलान बटार? तो ये मंगोलिया की राजधानी है और मंगोलिया का सबसे बड़ा शहर है ये। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हाल ही में किस देश ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? बताइए दोस्तों, हाल ही में किस देश ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक है वो दोस्तों किसने जीता? कौन से देश ने जीता? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भारत ने जीता। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 साल बाद में दोस्तों ये स्वर्ण पदक है वो जीता है। नेक्स्ट 3 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी गई है? हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें विंजीजम बंदरगाह है। विंजीजम बंदरगाह है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहां पर है ये? तो दोस्तों ये केरल में अदानी समूह का विंजीजम पोर्ट है ये, ठीक है। और ये भारत का दोस्तों ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है ये, भारत का पहला। तो यहाँ पर अपना सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में खबरों में रही सन्नति बुद्धिस्ट साइट किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, कहां पर है ये? तो ये स्थित है दोस्तों कर्नाटक में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सन्नति बुद्धिस्ट साइट कर्नाटक में है, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, हाल ही में किस संस्थान ने गंदे नदी जल के उपचार के लिए पर्यावरण अनुकूल समाधान की खोज की है? दोस्तों गंदे नदी के जल के उपचार के लिए पर्यावरण अनुकूल समाधान की खोज की है। बताइए किस संस्थान ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान विशाखापट्टनम ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, महाराष्ट्र के सुकरात के उपनाम से प्रसिद्ध थे। महाराष्ट्र के सुकरात के उपनाम से प्रसिद्ध थे तो वो कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो थे महादेव रानाडे। महादेव रानाडे। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा वो है लाहौर अधिवेशन में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध नहीं थी? बताइए कौन सी महिला क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध नहीं थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए वीणा दास थी, कल्पना दत्त थी, मैडम बीकाजी कामा थी, लेकिन तोरू दत्त नहीं थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा?
डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, जो ये तोरू दत्त है ये अंग्रेजी भाषा की प्रसिद्ध कवयित्री थी। ठीक है, ये क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित नहीं थी, बाकी तीनों थी। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में 1857 के विप्लव की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों कहाँ से हुई थी? तो ये नसीराबाद से हुई थी। कब हुई थी? 29 मार्च। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 29 मार्च को मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया गया था। उसके बाद में दोस्तों 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से 1857 की क्रांति का बिगुल बजा। और फिर दोस्तों उसके बाद में राजस्थान में भी 1857 की क्रांति का दीप है वो प्रज्वलित हो गया। और नसीराबाद छावनी में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने दोस्तों 28 मई, कब? 28 मई को दोस्तों विद्रोह का झंडा है वो गाड़ दिया। राजस्थान में 6 स्थानों पर सैनिक छावनियां थी। ठीक है, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, नसीराबाद में। नेक्स्ट आगे देखिए, भील क्षेत्र में बावजी के नाम से जाने जाते हैं। बताइए, भील क्षेत्र में बावजी, बावजी कौन है? तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट आगे देखिए, 11 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सी महिला संबंधित थी उस प्रजामंडल से? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें, वो है नारायणी देवी वर्मा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैंने भी आपको क्या बताया कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। तो उन्हीं की तो पत्नी है कौन? नारायणी देवी वर्मा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 12 नंबर का प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन ने निम्न में से कौन से पत्र या पत्रों पर हस्ताक्षर करने हेतु रियासतों को परामर्श दिया? लॉर्ड माउंटबेटन ने निम्न में से कौन से पत्र या पत्रों पर हस्ताक्षर करने हेतु रियासतों को परामर्श दिया? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ए और बी दोनों इसमें क्या है? सही है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में किए गए भू सुधारों में शामिल था। बताइए, स्वतंत्रता के बाद भारत में भू सुधारों में शामिल था, तो क्या था भू सुधारों में शामिल? यहाँ पर देखिए, मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, कृषि का पुनर्गठन। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, देखिए, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें याद रखना। ठीक है, आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। दोस्तों आहड़ सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त सामग्री है लेपिस लाजुली, ये बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। तो यहाँ पर है सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है गणेश्वर से। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, गणेश्वर, जिला नीम का थाना, कातली नदी के किनारे, ताम्र युगीन सभ्यता है ये। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं है? कौन सा सही मेल नहीं है वो अपने को बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, राणा प्रताप है ये सिसोदिया थे। ठीक है, सिसोदिया थे, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए, राजा मान सिंह ये हाडा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। राजा मान सिंह है वो कछवाहा शासक था। कौन था? कछवाहा शासक। तो हाडा इसमें गलत दे रखा है। जसवंत सिंह है वो राठौड़ शासक था, बिल्कुल सही है, जोधपुर का। और महाराणा हमीर है ये गोहिल वंश का शासक था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 17 नंबर का प्रश्न है, मध्यकालीन राजस्व व्यवस्था में नौकरशाहों के रूप में नियुक्त किया जाता था। बताइए, मध्यकालीन राजस्व व्यवस्था में नौकरशाहों के रूप में नियुक्त किया जाता था, तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुत्सद्दी। मुत्सद्दी को दोस्तों नौकरशाहों के रूप में नियुक्त किया जाता था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों ये प्रशासनिक कार्य को करने के लिए एक मुत्सद्दी वर्ग की दोस्तों व्यवस्था है वो की गई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूरणमल ने 1844 ईस्वी में करवाया, कहाँ स्थित है? बताइए। अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूरणमल ने 1844 ईस्वी में करवाया, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है कहाँ पर? तो ये पुष्कर अजमेर में स्थित है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पुष्कर अजमेर में। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों कोटा की चित्रकला में दोस्तों शिकार के दृश्य हैं वो दिखाए गए हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिकार के दृश्य दिखाए गए हैं। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कपड़े के विभिन्न टुकड़ों से सुंदर और सजावटी वस्तुएं बनाने की प्राचीन तकनीक है? निम्नलिखित में से कौन सी कपड़े के विभिन्न टुकड़ों से सुंदर और सजावटी वस्तुएं बनाने की प्राचीन तकनीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एप्लिक। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एप्लिक। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम विवरणात्मक वर्णन किसने किया? राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम विवरणात्मक वर्णन है वो किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। सर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। इनकी पुस्तक का नाम है वो क्या है? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। 22 नंबर का प्रश्न है, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला लगता है? बताइए, तिलवाड़ा का मेला। तो दोस्तों ये मल्लीनाथ जी की स्मृति में दोस्तों ये तिलवाड़ा का मेला है वो लगता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर है ये तिलवाड़ा? पहले नवगठित जिलों से पहले दोस्तों ये बाड़मेर में था, लेकिन वर्तमान में ये बालोतरा जिले में है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्त वर्णित विकल्प। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो दोस्तों ये अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है बम नृत्य। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। और ये नई फसल आने की खुशी में ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, तारकसी के आभूषण किस स्थान के प्रसिद्ध है? तारकसी के आभूषण किस स्थान के प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये दोस्तों नाथद्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध है। नाथद्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध है ये तारकसी के आभूषण। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिस किसी ने भी आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक करें जल्दी से फटाफट। और दोस्तों जल्दी ही 10+2 के लिए और RS प्री भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो 2-3 दिनों में शुरू कर दी जाएगी। तो जुड़े रहिए और एंजॉय करते रहिए आराध्या रेस एकेडमी के साथ में। देखिए यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी सुविधा आपको, और ज्यादा से ज्यादा इसको लाभ आपको उठाना है और अपने मित्रों को भी बताना है। देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? संत चरणदास, तो दोस्तों ये डेरा गांव अलवर में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है अलवर में ही इनका क्या है मुख्य स्थान है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, ये तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है उन्हें किस और नाम से भी जाना जाता है?
तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस और नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है त्रिपुरा सुंदरी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, त्रिपुरा सुंदरी। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर मध्यकाल में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर है मध्यकाल में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बयाना। बयाना कहाँ है? तो ये भरतपुर में है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये बयाना है, ये नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था प्राचीन समय में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी, तो वो पहली महिला थी दोस्तों श्रीमती अंजना देवी चौधरी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये दोस्तों किन की पत्नी थी? तो रामनारायण चौधरी की पत्नी थी दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? सभी को पता होगा दोस्तों इसका तो राइट आंसर, ये जैसलमेर रियासत से इनका संबंध था। इनकी दोस्तों पुस्तकें हैं, जैसे कि जैसलमेर का गुंडाराज, ठीक है, आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंगरा मुकदमा, ये 3 पुस्तकें हैं, वो सागरमल गोपा की पुस्तकें हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 31 नंबर का प्रश्न है, कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हाड़ौती संघ। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हाड़ौती संघ है वो बनाना चाहते थे। आगे देखिए, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, हिमालय के तराई क्षेत्र के भूस्वरूप की प्रकृति कैसी है? हिमालय के तराई क्षेत्र के भूस्वरूप की प्रकृति कैसी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें दलदली। कैसी है? दलदली। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 33 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए, चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है। चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है। तो दोस्तों ये कथन है वो यहाँ पर जो दे रखा है, ये बिल्कुल सत्य कथन दे रखा है। आगे देखिए, चेन्नई में लौटते मानसून से ज्यादा वर्षा होती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, दोनों कथन है वो इसमें सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, ए और बी दोनों सही है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे होजेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बताइए, ये होजेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा मित्रों इसमें, वो है तमिलनाडु में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और ये कावेरी नदी पर स्थित है दोस्तों, ये ठीक है, धर्मपुरी जिले में, तमिलनाडु राज्य में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों देहरादून में है, ये तो सभी को पता होगा, काफी बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न है, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चावल की एक अनोखी किस्म पोकल्ली जो लवणता को बनाए रख सकती है, वह स्थानिक रूप से भारत के किस राज्य से है? बताइए, चावल की एक अनोखी किस्म पोकल्ली जो लवणता को बनाए रख सकती है, वह स्थानिक रूप से भारत के किस राज्य से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों केरल से। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केरल से, याद रखना। ठीक है, ये चावल की एक अनोखी किस्म है पोकल्ली जो लवणता को बनाए रख सकती है। तो यहाँ पर अपना सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? बताइए, छोटा नागपुर के पठार में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? यहाँ पर देखिए, लोहा, कोयला, मैग्नीज, ये तीनों पाए जाते हैं, सोना नहीं पाया जाता मित्रों, ये आपको इसमें याद रखना है। लोहा, कोयला, मैग्नीज ये खनिज पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 39 नंबर का प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा की विशालतम पेटी किस राज्य में अवस्थित है? भारत में पवन ऊर्जा की विशालतम पेटी किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, तमिलनाडु।
नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, टिस्को में लोहे लोहे के किस अयस्क का प्रयोग किया जाता है? टिस्को में लोहे के किस अयस्क का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट ये लोहे का अयस्क है दोस्तों, और हेमेटाइट अयस्क का प्रयोग किया जाता है टिस्को में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन का, एक ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये टिस्को कहाँ है? तो दोस्तों ये ओडिशा में है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, भारत में पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण क्रम है। पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण क्रम है, वो क्या है? तो दोस्तों वो है, इसमें क्रम है पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तुतिकोरन। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में निर्मित सलुम्बर जिले को किस जिले या जिलों के भूभाग से अलग कर बनाया गया है? हाल ही में निर्मित सलुम्बर जिले को किस जिले या जिलों के भूभाग से अलग कर बनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें उदयपुर जिले। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उदयपुर जिले में दोस्तों 4 उपखंड है और 5 तहसीलें हैं। सॉरी, उदयपुर जिले के 4 उपखंड और 5 तहसीलों को अलग करके सलुम्बर नया जिला बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर प्रश्न है, गग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सभी को बताया, नाली कहा जाता है दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है। अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों से होती है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, श्री महावीर जी मंदिर करौली निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों ये गंभीर नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट में खनिज दे रखा है, सूची सेकंड में खनन क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए सीसा दस्ता का जो खनन क्षेत्र है वो दोस्तों है गुड्डा किशोरी दास। कहाँ पर है ये? तो दोस्तों ये अलवर में है। ठीक है, और टंगस्टन का उत्पादन दोस्तों कहाँ पर होता है? ये वाल्टा सिरोई में टंगस्टन का उत्पादन होता है। मैग्नीज लीलवाणी दोस्तों, मैग्नीज लीलवाणी कहाँ है? तो ये बांसवाड़ा में, तो वहां पर मैग्नीज का खनन क्षेत्र है। और तांबा का है दोस्तों कोल्हन है झुंझुनू में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सही से टाइप नहीं हुआ। देखिए पहले नंबर के ऑप्शन में 4 के आगे आपको 3 लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 4 1 2 हो जाएगा। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता में मिलती है। खस नाम की सुगंधित घास प्रचुर मात्रा में उगती है। तो दोस्तों ये उगती है भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इनकी यानी कि इस घास की जड़ों से सुगंधित तेल निकाला जाता है और इसका प्रयोग है वो इत्र, शरबत है, इनमें इसका प्रयोग किया जाता है, साबुन भी बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है? इनमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों सिरोजेम्स मिट्टी पाई जाती है दोस्तों ये। ठीक है, सिरोजेम्स यहाँ पर है। इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान के किस जिले में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? अमेरिकन कपास का उत्पादन नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, हनुमानगढ़, गंगानगर। तो यहाँ पर गंगानगर ऑप्शन में दे रखा है, तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है दोस्तों, देखिए कपास की अगर मैं 3 किस्मों के बारे में बात करूं, एक है देसी कपास, एक है
की कपास और एक है मालवी कपास। तो मालवी का तो दोस्तों कोटा, बूंदी, टोंक, बांसवाड़ा, झालावाड़ में इसका उत्पादन होता है। अमेरिकी कपास में दोस्तों आपको गंगानगर, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा याद रखना है। और देसी कपास उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये बाकी और जिले आप जहाँ पे उत्पादन होता है वो देसी कपास है। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों 50 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं, 100 क्वेश्चन और बाकी है। और अभी तक आपने रत्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2001 से 2011 अवधि में राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? कि बताइए किसमें उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? ये तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें आंख बंद करके बाड़मेर, 32.5% इसमें दशकीय वृद्धि दर रही। ये आपको इसमें याद रखना। और सबसे कम दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो श्री गंगानगर जिले में रही थी, 10%। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, फड़का क्या है? फड़का, फड़का दोस्तों कथोड़ी महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी है, उसको बोलते हैं फड़का। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राजस्थान में निजी क्षेत्र की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है। निजी क्षेत्र की प्रथम पवन ऊर्जा है तो वो कौन सी है? तो वो है बड़ा बाग जैसलमेर। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बड़ा बाग जैसलमेर। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 54 नंबर का प्रश्न है, यह आपको इसमें याद रखना है। देखिए ऊपर मैं आपको बताऊं, ये जो निजी क्षेत्र की है, ठीक है, ये निजी क्षेत्र की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो वो बड़ा बाग जैसलमेर है। और यहाँ पर दोस्तों एक इंडस्ट्रीज थी जिसका नाम है कालानी इंडस्ट्रीज। उसने दोस्तों 2001 में यहाँ पर 2.76 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया था, और ये निजी क्षेत्र का प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बड़ा बाग जैसलमेर। कभी अमर सागर जैसलमेर मत कर देना। आगे देखिए यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज यानी कि गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? दोस्तों गोल्डन ट्रायंगल है वो जयपुर, आगरा, दिल्ली को कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। जयपुर मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? जयपुर मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो दोस्तों ये 2015 में हुई। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 जून 2015 को जयपुर मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हुई। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है? बताइए कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उदारवादी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उदारवादी। नेक्स्ट है आगे देखिए यहाँ पे 57 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट में मौलिक अधिकार दे रखा है और सूची सेकंड में भारतीय संविधान के अनुच्छेद दे रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूची फर्स्ट में मौलिक अधिकार, सूची सेकंड में दोस्तों अनुच्छेद है। देखिए समता का अधिकार, समता का अधिकार है वो दोस्तों कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? पता होगा दोस्तों आप सभी को, ये तो नॉर्मल सी चीज है दोस्तों। अनुच्छेद 14 से 18 तक है, ये समता का अधिकार है। तो यहाँ पर पहले का पहला हो जाएगा। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो दोस्तों अनुच्छेद 25 में है, स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की सॉरी यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, ये दोस्तों अनुच्छेद 19 है, जिसमें दोस्तों अनुच्छेद 19 है, ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है दोस्तों ये। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो है दोस्तों अनुच्छेद 32। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 4 2 3, 1 4 2 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 4 2 3 कर लेना, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए देने वाले निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन से अनुच्छेद में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 51 में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा,
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है अनुच्छेद 51 में। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइए, पढ़ लीजिए चारों के चारों ऑप्शन। तब तक मैं जल ग्रहण कर लेता हूं। चारों के चारों ऑप्शन पढ़िए और देखिए कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। देख लिए, अपने पढ़ लिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, मौलिक कर्तव्यों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। तो देखिए, राष्ट्रीय गान का आदर करना, ठीक है, तो ये अपना मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये भी अपना मौलिक कर्तव्य है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना, ये अपना मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसे सुधारना बिल्कुल सही है। देखिए, जो ये स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना है, ये अपने नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं और ये अनुच्छेद 49 में इसका आपको वर्णन देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी तीनों आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं, उसमें ये तीनों आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो सी है, ये सी नंबर का ऑप्शन है, ये अनुच्छेद 39 में मिलेगा, यानी कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 60 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? पहला संशोधन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन है मित्रों, ये किया गया था 1951 में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उच्चतम एवं उच्च दोनों न्यायालयों के समक्ष है वो याचिका दायर की जा सकती है। आगे देखिए, यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? बताइए, कौन है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों भीमराव रामाजी अंबेडकर। भीमराव रामाजी अंबेडकर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत है भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो ये राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, तो ये एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में दोस्तों ये अभिभाषण देता है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ उच्च न्यायालय है, दूसरी तरफ मुख्य खंडपीठ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्नाटक उच्च न्यायालय, दोस्तों कर्नाटक उच्च न्यायालय की जो मुख्य खंडपीठ है वो कहाँ है? तो वो बेंगलुरु में है, बिल्कुल सही है। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो मुख्य खंडपीठ है वो कहाँ पर है? तो वो भोपाल। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में है, ठीक है। और राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर में है, केरल उच्च न्यायालय की कोच्चि में है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, एम पुंछी आयोग ने किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की है? एम पुंछी आयोग ने किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की है? सही उत्तर हो जाएगा, वो है राज्य विधानमंडल के। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपैट शब्द का अर्थपूर्ण क्या है? बताइए, वीवीपैट का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दोस्तों। आगे देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो ये नियुक्ति की जाती है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा, जिसको अपन केग बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट, मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन और भत्ते किसके समान है? मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते किसके समान है? ये है
मुख्य चुनाव आयुक्त के समान। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है आयरलैंड। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, आयरलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सत्य कथन है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। यह एक स्वशासी पंजीकृत संस्था है, यह एक स्वशासी पंजीकृत संस्था है। तो दोस्तों क्या ये कथन है वो सही है? तो दोस्तों यहाँ पर ये कथन दे रखा है, ये बिल्कुल सही कथन है। स्वशासी पंजीकृत संस्था है पंचायती राज। इसका उद्देश्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना है, बिल्कुल सही बात है। इसका गठन पंचायती राज संस्थान तथा ग्रामीण विकास संस्थान का विलय कर दिया गया है, बिल्कुल सही है। समस्त वर्णित कथन सत्य है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें ये सभी कथन है वो सत्य कथन है। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए हुए दो वक्तव्यों पर विचार कीजिए। नीचे दिए हुए दो वक्तव्यों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इसमें कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। देखिए अच्छा प्रश्न आप इसको भी कह सकते हैं। देखिए कथन ए में देखिए, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है, बिल्कुल सही बात है। कारणार्थ देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो अपना दूसरा तो गलत हो ही गया। कथन ए सही है और आर गलत है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख होता है। राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख होता है तो कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होता है दोस्तों इसमें मुख्यमंत्री। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे किस विधानसभा से राज्य में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव की व्यवस्था की गई है? किस विधानसभा में राज्य में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव की व्यवस्था की गई है? सही उत्तर हो जाएगा चौथी विधानसभा से। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चौथी विधानसभा से। 75 नंबर का प्रश्न है, कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले थे, कौन थे? तो दोस्तों वो थे मुख्य न्यायाधीश। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संविधान द्वारा यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह राज्य लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा या विषय को हटा सकता है? निम्नलिखित में से किसे संविधान द्वारा यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह राज्य लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा या विषय को हटा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है राज्यपाल। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राज्यपाल। नेक्स्ट आगे देखिए, खरीफ और रबी गिरदावरी के दौरान स्थल निरीक्षण करना एवं सत्यापित कर रिपोर्ट करने का जो दायित्व है वो किसके पास में है? बताइए दोस्तों, खरीफ और रबी गिरदावरी के दौरान स्थल निरीक्षण करना एवं सत्यापित कर रिपोर्ट करने का दायित्व है वो किसके पास में है? तो वो पटवारी का है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पटवारी का। 78 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना आरंभ किया? तो कब से कार्य करना आरंभ किया? तो ये मार्च 2000 से। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मार्च 2000 से कार्य करना प्रारंभ किया था। बाकी 18 जनवरी 1999 को राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं कर सकते? तो कौन से अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं कर सकते लोकायुक्त?
देखिए यहाँ पे अपने को दोस्तों बताना है कि किसके विरुद्ध लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता। तो बात कर रहा हूं मैं दोस्तों यहाँ पे मंत्री, जिला परिषद के जिला प्रमुख, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित और स्वामित्व वाले राज्य अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी भी निगम के कार्यरत व्यक्ति। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक तो लोकायुक्त है वो दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या किसी न्यायाधीश के खिलाफ ये जांच है वो नहीं कर सकते। और महालेखाकार राजस्थान के भी वहां पे जांच नहीं कर सकते। और सरपंच, पंच, विधायक है इनकी भी दोस्तों जांच नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जिला परिषद का जिला प्रमुख है, इनकी जांच नहीं कर सकते दोस्तों। ये यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, बाकी मुख्यमंत्री की भी जांच कर सकता है। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई? तो राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत हुई। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम.डी. कोरानी थे। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, राजस्व विभाग के दो उप विभाग हैं। राजस्व विभाग के दो उप विभाग हैं, तो वो कौन से हैं? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय एक्साइज एवं कस्टम बोर्ड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये राजस्व विभाग के दो उप विभाग हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ए और बी दोनों सही है। 43 नंबर का प्रश्न है, भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है। भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है, तो वो कौन सा है? वो है दोस्तों याचना मुद्रा बाजार। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, याचना मुद्रा बाजार। आगे देखिए, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो ये 1 जुलाई 2017 को ये जीएसटी लागू हुआ था। सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान है वो दादा भाई नौरोजी ने लगाया। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो दोस्तों वो जो घटक है वो है प्रति व्यक्ति आय। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रति व्यक्ति आय। आगे देखिए, बैंक साख का सर्जन करते हैं। बैंक साख का सर्जन करते हैं तो अपनी नकद जमाओं के आधार पर करते हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल में एग्जीक्यूशन के बाद कौन सा भाग आता है? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल में एग्जीक्यूशन के बाद कौन सा भाग आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सेटलमेंट। यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सेटलमेंट। आगे देखिए, यहाँ पे 89 नंबर का प्रश्न है, किसके अनुसार विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है? किसके अनुसार विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें रॉबर्टसन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रॉबर्टसन। 90 नंबर का प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति कौन सी फसल के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों की शुरुआत थी? भारत में हरित क्रांति के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों की शुरुआत थी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है गेहूं। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, गेहूं। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? कौन से मॉडल पर आधारित थी? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे भारत में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए अपनाए गए उपाय हैं। भारत में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए अपनाए गए उपाय हैं, तो वो उपाय कौन से हैं? वो उपाय है मित्रों, उदारवादी लाइसेंस नीति, टेक्नोलॉजी आयात पर छूट, कर की दरों में भी कमी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी अपनाए गए उपाय हैं। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है? कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए डॉक्टर करणी
लिफ्ट नहर से बीकानेर और जोधपुर को जल प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। गुरु जम्बेश्वर से दोस्तों बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर को जल प्राप्त होता है, सही है। पोखरण नहर से जैसलमेर और जोधपुर को जल प्राप्त होता है, सही है। वीर तेजाजी से नागौर और जोधपुर, दोस्तों यह अपना इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है, जिसका पहले नाम था बांगड़सर लिफ्ट नहर है, ठीक है। इनसे लाभान्वित जिले दो ही है, एक तो बीकानेर और एक अनूपगढ़। तो यहाँ पे नागौर और जोधपुर है वो गलत दे रखा है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सी तार कठपुतली कौन सी है? तो वो है कठपुतली। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 95 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में छप्पनिया अकाल पड़ा था। राजस्थान में छप्पनिया अकाल पड़ा था, तो यह अकाल पड़ा था दोस्तों 1899 में, ठीक है। यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा 1899 में। विक्रम संवत की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप 56 साल 57 साल और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 1956, ठीक है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा या कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? तो बताइए कौन से खनिज आधारित उद्योग है राजस्थान में? यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान में खनिज आधारित उद्योग है। देखिए जस्ता गलन उद्योग है, बिल्कुल सही है। सीमेंट उद्योग है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नहीं है, संगमरमर उद्योग है। तो यहाँ पर 1 2 4 है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 97 नंबर का प्रश्न है, तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के कुल गरीबी का अनुपात 2011-12 में राजस्थान का कितना था? बताइए, अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में राजस्थान में कुल गरीबी का अनुपात है, तो दोस्तों कितना है वो? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 14.7%। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 98 नंबर का प्रश्न है, आस्था योजना का संबंध है। आस्था योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये विशेष योग्यजन से है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 99 नंबर प्रश्न है, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना हुई। राजस्थान फाउंडेशन की जो स्थापना है मित्रों, ये हुई थी कब? तो ये 2001 में हुई थी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा पंचायत में ग्राम सेवक व सचिव की नियुक्ति की सिफारिश की गई? तो ये की गई दोस्तों गिरधारी लाल व्यास समिति की सिफारिश पर, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों आगे देखिए, अपन कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं, और अगर आपने अभी तक है तो दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार फटाफट मित्रों क्लास को लाइक जरूर करें, जल्दी से कीजिए, समय कम है। 101 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कंप्यूटर से किसी फाइल अथवा फोल्डर को डिलीट करने के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। कंप्यूटर से किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें शिफ्ट प्लस डिलीट है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिफ्ट प्लस डिलीट है। नेक्स्ट आगे देखिए 102 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है दोस्तों .doc, और एमएस एक्सेल का होता है दोस्तों .xls, और यहाँ पर देखिए एमएस पेंट का होता है .jpg। तो ये तीनों क्या है? ये एक्सटेंशन है फाइल के, यानी कि कोई भी फाइल आप सेव करोगे तो जिसमें जो फाइल सेव करोगे उसके आगे आप कुछ भी नाम लिख के सेव करोगे, जैसे आराध्या RS Academy डॉट ऑटोमेटिक लग जाएगा, .doc ऑटोमेटिक लग जाएगा, अगर एक्सेल में करोगे तो .xls ऑटोमेटिक लग जाएगा, और एमएस पेमेंट में दोस्तों .jpg लग जाएगा। यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट में PTG ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। यहाँ पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, देखिए एमएस एक्सेल का तो XLTS भी होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे जो पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट का दोस्तों इसमें हो जाएगा PPTX हो जाएगा, .PPTX
टी और एक्स, और ये जो एक्स एल एस है, एक्सएल का जो दे रखा है, ठीक है, इसका एक्सटेंशन एक्स एल टी एस भी होता है, डॉट एक्स एल टी एस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन आपको करना है। नेक्स्ट आगे देखिए, कंप्यूटरिंग में सूचना प्रोसेस करने वाले सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर या अन्य सूचना उपकरण को डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए पेरिफेरल कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण के भाग को उपयोग किया जाता है। कंप्यूटरिंग में सूचना प्रोसेस करने वाले सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर या अन्य सूचना उपकरण को डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए पेरिफेरल कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण के भाग को उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट 104 नंबर का प्रश्न है, प्रिंटर की मुद्रण गुणवत्ता, प्रिंट क्वालिटी किसमें दी जाती है? तो दोस्तों ये दी जाती है किसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये डॉट पर इंच, यानी कि डॉट प्रति इंच में दी जाती है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एमएस एक्सेल में सेल A1 से सेल A10 तक का योग करने का सूत्र क्या है? एमएस एक्सेल में सेल A1 से सेल A10 तक का योग करने का जो सूत्र है वो क्या है? तो वो सूत्र है बराबर सम A1 अनुपात दोस्तों A10। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे भारत में जैव पेटेंट के संदर्भ में क्या सही है? भारत में जैव पेटेंट के संदर्भ में क्या सही है? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, सन 2001 में पेटेंट प्रक्रिया हेतु भारत ने बुडापेस्ट संधि की, बिल्कुल सही है। सन 2002 से पूर्व जीवित सत्य एवं जैविक वस्तुओं पर पेटेंट की अनुमति नहीं थी, बिल्कुल सही है। जैव तकनीक के क्षेत्र में पेटेंट प्रदान करने हेतु सन 2002 में कानून में संशोधन हुआ, सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 107 नंबर प्रश्न है, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से विद्युत प्रवाहित होती है तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें उत्पाद प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि दोस्तों NaOH प्लस HCl। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने लुकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है, इसका इस्तेमाल किसके उपचार में किया जा रहा है? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने लुकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है, इसका इस्तेमाल किसके उपचार में किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है ल्यूकोडर्मा। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ल्यूकोडर्मा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का अपने को क्या करना है? चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कोटों के माध्यम से अपने को उत्तर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, सर्वप्रथम व्यवसायीकरण किए जाने वाला आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था, बिल्कुल सही है। फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं एवं पौधे पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा कथन सही है। तीसरा, सेवर के पके हुए फलों में रंग होता है किंतु पौधों पर पके हुए फलों जैसे पूर्ण सुरुचिक सारणी का अभाव होता है, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों इसमें पहला और दूसरा कथन है वो सत्य है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे किसका अवशोषण करते हैं? तो दोस्तों किसका अवशोषण करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 111 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वो है दोस्तों विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम उष्मासेपी है? बताइए कौन सा प्रक्रम उष्मासेपी है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए ऊष्माक्षेपी कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए कपूर का उर्ध्वपातन ये नहीं है दोस्तों, ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है वो नहीं है। दूसरा, एक सांद्र अम्ल का तनुकरण, एक सांद्र अम्ल का तनुकरण ये है। बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया ये भी है। जल का वाष्पीकरण ये नहीं है दोस्तों प्रक्रम ऊष्माक्षेपी। तो यहाँ पर दोस्तों 2 और 3 है वो इसमें बिल्कुल सत्य है। कुटभाषा में कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जो कौन सी है? तो जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 114 नंबर का प्रश्न है, लाख कीट के किस भाग से लाख का श्रावण होता है? बताइए दोस्तों, लाख कीट के किस भाग से लाख का श्रावण होता है? तो दोस्तों त्वचा भाग से। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं दोस्तों स्टेम कोशिकाएं। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट 116 नंबर प्रश्न है, देखिए हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुण संधि के उदाहरणों को इंगित करने वाला विकल्प कौन सा है? तो दोस्तों गुण संधि का एक विशेष नियम है, वो आप सभी को तो पता होगा ही। देखिए यहाँ पे तो गुण संधि से संबंधित मैं आपको बताऊं कि क्या होता है कि जहां पर दोस्तों आपको डबल मात्रा दिख जाए, यानी कि कोई भी शब्द है उसके ऊपर अगर डबल आपको मात्रा दिख जाए, देखिए पुत्रेषणा, सुबेसी, हितेशी के ऊपर डबल मात्रा है, वे के ऊपर डबल मात्रा है, तो ये सभी वृद्धि संधि के उदाहरण है दोस्तों। और जहां पर आपको एक मात्रा दिख जाए, जैसे कि ग्रामोत्थान में एक मात्रा है, प्रश्नोत्तर में एक है, यज्ञोपति में एक है, सर्वोत्तम में एक है, कथोपकथन में एक है, तो यहाँ पर इसमें गुण संधि होगी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण नहीं है? देखिए चतुरानंद, जिस 4 है, आनंद जिसके, यानी कि ब्रह्मा जी, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी तीनों कर्मधारय समास के उदाहरण है। नेक्स्ट है, संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी, यह वाक्य संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? यह वाक्य संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद, देखिए संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो ये दोस्तों अनुच्छेद 343(1) में ये वर्णन किया गया है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 119 नंबर का प्रश्न है, सारंग का अनेकार्थक शब्द समूह है। सारंग का अनेकार्थक शब्द समूह है कौन सा है? तो दोस्तों वो हो जाएगा इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों चंद्रमा, हाथी, भौरा, कोयल। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 120 नंबर का प्रश्न है, तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है एक से बढ़कर एक चालाक। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एक से बढ़कर एक चाल, यानी कि एक से बढ़कर एक चालाक। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा उपसर्ग अरबी भाषा का नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा उपसर्ग अरबी भाषा का नहीं है? तो पता चल गया होगा आपको। यहाँ पे देखिए बे, कम, हर, यहाँ पे भर है, ये जो उपसर्ग है ये दोस्तों अरबी भाषा का नहीं है ये। बाकी दोस्तों जो ये बे, कम, हम, ये तो मैंने बताया है आपको, ठीक है। और जो ये भर है ये हिंदी भाषा का उपसर्ग है, जैसे भरपेट, ठीक है, भरमार, भरपूर, भरपाई, तो ये हिंदी भाषा का उपसर्ग है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है तो वो कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है
सोना चांदी, सोना चांदी है वो द्रव्यवाचक का उदाहरण है, क्योंकि हम इसको पिघला सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पत्र कार्यालयी पत्र में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा पत्र कार्यालयी पत्र में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें निमंत्रण पत्र है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये शामिल नहीं है, बाकी परिपत्र, कार्यालयादेश और अधिसूचना ये तीनों है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 124 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तदनुसार उसमें किए गए भाषाई प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लागू हुए? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तदनुसार उसमें किए गए भाषाई प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लागू हुए? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? दोस्तों अनुच्छेद है 120, 210, 343 और 351। अनुच्छेद 120, 210 और 343 से 351 तक ये भाषाई प्रावधान है वो लागू किए गए। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें। तो देखिए यहाँ पर जो कृपया शब्द है वो 2 बार लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार शुरू में लगा दिया तो एक बार लास्ट में। तो इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें, ये निमंत्रण को, यानी कि इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें, ये सही है कथन। कृपा लगाने की क्या जरूरत थी आगे? यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब देखिए, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित प्रश्न है 126 से 128 तक। अपन पैसेज से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, पैसेज पढ़ोगे तो दोस्तों ऑटोमेटिक आपको इसका आंसर है वो पता लग जाएगा। यहाँ पर देखिए, खालिस्तान दे रखा है सबसे पहले, एंड एवरी अदर इमेजिनेबल कंफर्ट एंड लग्जरी। तो दोस्तों यहाँ पे हेयर है इमेजिनेबल इज, ये क्या है ये? तो दोस्तों ये क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों एन एडजेक्टिव है ये। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एन एडजेक्टिव। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, चूज कंपाउंड एडजेक्टिव फ्रॉम द फ्रेज वेल ब्रेड पेरेंट्स, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वेल ब्रेड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विच वन ऑफ दीज फ्रेज हैज ए डिटरमाइनर इन इट। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ये 3 प्रश्न पैसेज से संबंधित थे, जो आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आप आंसर दे सकते हैं। 129 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर देखिए, सी इन द हॉस्पिटल सिंस मंडे, खालिस्तान बताना है। दोस्तों क्या आएगा खालिस्तान में? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, सिंस मंडे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैज बीन का प्रयोग होगा यहाँ पे, हैज बीन का। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हैज बीन इन द हॉस्पिटल सिंस मंडे। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे रिप्लेस द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर देखिए, विथ वन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर देखिए, हिज हैंड राइटिंग इज नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड। बताइए, एक वो जो मतलब जैसे कि नॉट क्लियर इनफ ऑफ द रीड, यानी कि ऐसी लिखावट जिसको पढ़ा ही नहीं जा सके, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपठनीय। तो यानी कि इलिजिबल। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 131 नंबर का प्रश्न, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए सेंटेंस है, ही सेड हुरा आई हैव वॉन द क्विज। दोस्तों बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों ही एक्सक्लाइम्ड विथ जॉय दैट ही हैड वॉन द क्विज। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना।
नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर भरना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, सराह इज एक्सीलेंट टीचर, क्या आएगा ऑप्शन में? तो एन एक्सीलेंट आएगा, एन एक्सीलेंट टीचर। एक्सीलेंट के लिए दोस्तों यहाँ पे एन लगेगा, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे नोटिफिकेशन शब्द दे रखा है, तो नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अधिसूचना। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अधिसूचना। 134 नंबर प्रश्न, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए, द टीचर वाज चेस्ड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें कौन सा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें समवन चेस्ड द टीचर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनियम ऑफ, दोस्तों यहाँ पर देखिए रिफ्रेन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कंटिन्यू। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रिफ्रेन का मतलब होता है रोकना, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो है कंटिन्यू, यानी कि लगातार। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अपन मैथ और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। एक दुकानदार ने 12 दिनों में 504 रुपए कमाए। प्रथम 4 दिनों की औसत उसकी 40 रुपए थी, तो 4 चौके 60, यानी कि 4 दिन में उसने कमाए 160। शेष दिनों में उसकी औसत आय कितनी है? तो यानी कि 504 में से आप क्या कीजिए, 160 घटा दीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे 160 घटाएंगे तो 4 है, और 10 में से 6 गए तो कितने बचे? फिर 4, और फिर 4 में से 1 गया तो कितने बचे? यानी कि 344। अब 344 में आप क्या कीजिए, 8 का भाग दे दीजिए, आपका औसत निकल कर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप भाग दोगे 344 में 8 का, तो कितना आएगा? 43। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 10 सेमी और 6 सेमी विमा वाले एक आयत से समान परिमाप वाला एक चतुर्भुज बनाया गया है, जिसका एक कोण 60 डिग्री है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा? बताइए दोस्तों। सबसे पहले तो आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप है वो कितना है? तो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, सॉरी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 16। ठीक है, 16 इंटू 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 32। आयत का परिमाप कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा दोस्तों, आयत का परिमाप। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो क्या करना है, समांतर चतुर्भुज की भुजा निकालनी है। समांतर चतुर्भुज की भुजा यानी कि 4, यानी कि 32 में आप 4 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 8 सेमी। ये समांतर चतुर्भुज की भुजा निकल कर आ जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, चारों दोस्तों 8-8 सेंटीमीटर की है भुजाएं। तो यहाँ पर है दोस्तों, क्या करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज दोस्तों इसमें एडीसी होगा। ठीक है, एडीसी होगा, तो यहाँ पर दोस्तों रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो रूट 3/4 इंटू भुजा कितनी है? 8 इंटू 8, तो आप इसको काटोगे तो दोस्तों 16 सही रूट 3 आ जाएगा इसमें। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। इस प्रश्न को आराम से करना दोस्तों। ठीक है, इसको भी आपको खुद को ही करना है। दो वर्तों के व्यासों का योग 35 मीटर है तथा इनकी परिधियों का अंतर 22 मीटर है। छोटे वर्त की त्रिज्या क्या होगी? दोस्तों सीधा सा है, अपने को दो वर्तों के व्यास है, व्यास के मीटर, वो D1 और D2 मीटर आपको रखना है। ठीक है, जिसमें दोस्तों इसमें पहियों के जो परिधियों का जो अंतर है वो दोस्तों यहाँ पे 22 मीटर दे रखा है। तो आप इसको भी सोल्व कर लेना। इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, यहाँ पे वर्त की त्रिज्या 7 मीटर आएगी। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 139 नंबर प्रश्न है,
किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 15 रुपए है। किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 15 रुपए है। यदि दर 10% वार्षिक हो तो राशि कितनी होगी? तो राशि कितनी होगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए सूत्र है वो आप लगा के कर सकते हैं। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बराबर मूलधन 1 + दर/2 घात में समय -1, ये सूत्र लगा के आप कर लीजिए। और फिर दोस्तों वो तो चक्रवर्ती ब्याज का था, और साधारण ब्याज का आप सूत्र लगा लीजिए, मूलधन इंटू समय इंटू दर/100, फिर दोनों ब्याज का अंतर निकाल लेना। राइट आंसर आ जाएगा इसमें 1500 रुपए। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। या आप डायरेक्ट ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन उठा के मैं आपको बताऊं कि मैंने पहला ही ऑप्शन ले लिया 1500 रुपए। अब यहाँ पर देखिए किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 15 रुपए, दर है वो 10% वार्षिक हो, तो साधारण ब्याज है वो दोस्तों कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का तो कितना हो जाएगा? 150 रुपए, 1500 का 10%, और 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 300। तो यहाँ पर कितना हो गया? साधारण ब्याज तो हो गया 300। अब चक्रवर्ती ब्याज देखिए यहाँ पे, तो कितना हो गया? 1650। ये तो 1 साल का हो गया। अब 1650 का 15% निकाल लीजिए, ठीक है। 0 से 0 कट गया, ये 5 से 3 बार कट गया, तो ये 2 बार कट गया। अब 165 इंटू 3/2 कर लीजिए। 165 इंटू 3/2 कर लीजिए। तो दोस्तों वो आपको क्या करना है, इसमें 1650 में जोड़ना है, तो 15 का अंतर आएगा इसमें। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। प्रथम वर्ष में इस जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। एक शहर की जनसंख्या 20,000 है, प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि होती है, द्वितीय वर्ष में 15% की वृद्धि हुई, उसके बाद 300 व्यक्ति किसी अन्य शहर में चले गए, तो वर्तमान में शहर की जनसंख्या कितनी है? भाई देखिए नॉर्मल सी बात है, एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 20,000, ठीक है, और द्वितीय वर्ष में यानी कि प्रथम वर्ष में जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, यानी कि टोटल कितने हो गए? 22,000। द्वितीय वर्ष में 15% की बढ़ोतरी हुई, तो दोस्तों यहाँ पे 22,000 है, तो 11 दूनी 22, 11 33, यानी कि 3,300 और जोड़ दीजिए इसमें, तो कितने हो गए? 25,300। ये 2 वर्ष में 25,300 हो गए, 3300 और जुड़ गए थे 15% में। इसके बाद में 300 व्यक्ति किसी अन्य स्थान पर चले गए, तो भाई 25,300 में से 300 गए, तो कितने बचे? 25,000। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 141 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में दर्पण छवि क्या होगी? तो दोस्तों ये देखिए सही से टाइप नहीं हुआ, ये अक्सर टाइप सही से नहीं हुई है दर्पण वाले। आगे देखिए यहाँ पर 142 नंबर प्रश्न है, ए बी सी और डी 4 परम मित्र कैरम खेल रहे हैं, ठीक है, यानी कि कैरम खेलने वाले ये वाले हैं। ए का मुख दक्षिण की ओर है, ए का मुख है वो दक्षिण की ओर है, यानी कि ए सबसे ऊपर बैठा है। डी का मुख पूर्व की ओर है, तो दोस्तों डी है वो इधर बैठा है, पूर्व की ओर इसका मुख है। सी का मुख पश्चिम की ओर है, तो सी का मुख पश्चिम की ओर है। और बी सी के बाईं ओर बैठा है, बी है वो सी के बाईं ओर बैठा है। तो बताइए निम्न में से दो सम्मुख सदस्यों का जोड़ा होगा? तो यहाँ पर है देखिए एडी एडी है, एसी भी है, बीडी बीडी ये भी पास वाले हैं, सी डी। देखिए सी और डी ये दोनों दोस्तों विपरीत दिशा में बैठे हैं, यानी कि आमने सामने है, बाकी और कोई आमने सामने नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। FROG 9268, अब ये 9268 है, और यहाँ पर देखिए RANG 2538, तो फोर्ट, तो दोस्तों फोर्ट को क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए F को क्या लिखा गया है? 9, ठीक है, R को क्या लिखा गया है? 2, और O को क्या लिखा गया है? 6, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जिसके जो जो अक्षर दे रखे हैं वो लिखते जाइए। जैसे यहाँ पे F को क्या दिया गया है? F को 9 अंक दिया गया है, O को
ओ को दोस्तों 6 अंक दिया गया है। आर को, आर रेंज में, आर में देखिए आर का 2 अंक है। और देखिए टी, अब यहाँ पर देखिए कौन से ऑप्शन में 962 आ रहा है, तो देखिए ये आ रहा 962, तो अपने पास एक टी बचा, तो टी का कोड 7 हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। सरीसृप वर्ग से संबंधित कौन सा नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। सरीसृप वर्ग से संबंधित देखिए, जिस प्रकार मगरमच्छ, सांप और कछुआ है, वो सरीसृप से संबंधित है, ठीक है। और जो मेंढक है, ये एम्बीफिलिया वर्ग से है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि इनमें से भिन्न कौन सा है। आगे देखिए, थर्मोमीटर और तापमान में जो संबंध है, वही संबंध इनमें से किस जोड़े के सदस्यों के बीच है। तो दोस्तों थर्मोमीटर से तापमान मापा जाता है और स्केल से मिलीमीटर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्केल और मिलीमीटर। आगे देखिए, प्रश्न आकृति दे रखी है और उत्तर आकृति है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पर क्या आएगा वो बताना है। देखिए पहला और तीसरी आकृति, पहली आकृति और जो तीसरी आकृति है, वो दोस्तों सिर्फ इसमें चेहरे का फर्क है और बाकी सब सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी आकृति आएगी, देखिए यहाँ पर आकृति है। आकृति की अगर मैं बात करूं तो इसमें आकृति दोस्तों ये 2 वाली बता रखा है इसमें, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब आपको देखना है कैसे आएगा ये। आगे देखिए यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को आपको कमेंट में उत्तर देना है, ठीक है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का कमेंट में उत्तर दे रहे हैं। 2 नंबर है वो इसका आंसर नहीं है, 2 नंबर इसका आंसर नहीं है। आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या है। आगे देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में ये शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो दोस्तों यानी कि इनके क्रम जताना है। नॉर्मली आप सभी है वो जता सकते हैं, ये क्रम ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। अब इसमें दोस्तों देखिए पी 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 सब में है, उसके बाद में आई 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 तीनों में आई है। फिर देखिए इसमें टी है, इसमें एक्स है, इसमें वी है, इसमें वी है और इसमें टी है। तो यहाँ पर देखिए टी टी, तो यानी कि इसमें देखिए टी टी पे ही मामला आके अटक गया। अब टी के आगे देखिए एक में टी है और एक में वाई है, तो वाई पहले आता है, टी पहले आता है, तो यानी कि एक है सबसे पहले आएगा, इसमें एक है सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 1 5 सबसे पहले 1 5 2 2 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि राहुल को पता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाईं ओर से 12वां है, वह दाईं ओर से 12वां है और बाईं ओर से कौन सा है चौथा, तो उस पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि पंक्ति में 28 लड़के हो जाए, जिससे कि पंक्ति में 28 लड़के हो जाए। यानी कि दोस्तों सबसे पहले तो 12 + 4 जोड़ के 1 माइनस कर दीजिए, तो 12 और 4 16, 16 में से गया तो कितना 15। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 28 लड़के को शामिल करना है टोटल, ठीक है। तो 15 28 में से 15 गए तो कितने बचे 13। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, पूर्व की ओर मुख करते हुए एक्स 150 डिग्री दक्षिणावर्त और उसके बाद 105 डिग्री वामावर्त घूमता है। एक्स अब किस दिशा की तरफ है मुख करते हुए खड़ा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 150 डिग्री दक्षिणावर्त और यानी कि इस दिशा में आ जाएगा वो। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं, पूर्व की ओर मुख करते हुए एक्स 150 डिग्री वामावर्त 150 डिग्री दक्षिणावर्त और उसके बाद में 105 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो उसके बाद में 105 डिग्री है वो दोस्तों वामावर्त घूमता है, यानी कि ये 105 डिग्री होगी और ये 150 डिग्री होगी। एक्स अब किस दिशा की मुख तरफ मुख करके खड़ा हुआ है, तो दोस्तों ये इसका जो मुख है वो दक्षिण पूर्व दिशा में होगा दोस्तों।
दक्षिण पूर्व में। यहाँ पर अपना बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुक्रम का उपयोग करते हुए यह निर्धारित करें कि दिया गया कौन सा विकल्प इस समूह में नहीं है। बताइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए REW प्रतिशत 4 दे रखा है, 3Q2 दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें बताइए कौन सा इसमें सही है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ACD में अक्सर 3Q2, REW और B परसेंटेज 4, प्रत्येक के बीच 3 अक्षरों का दोस्तों इसमें अंतर है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे 4HM इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर नंबर 18 है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के साथ में जुड़े रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।